वालेकुम। कल हमने एक्सरसाइज 9.1 कंप्लीट की थी। आज हम इसको नेक्स्ट सॉल्व करते हैं। सोल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। हमने डिफरेंशियल इक्वेशन चेक कर ली। फर्स्ट ऑर्डर क्या है, सेकंड ऑर्डर क्या है, फर्स्ट डिग्री क्या है और मोर देन वन डिग्री क्या है। अब उन इक्वेशंस लीनियर हैं, नॉन लीनियर हैं, ओडीज हैं, पीडीज हैं। अब उनको सॉल्व कैसे करना है, उनका सोल्यूशन किस तरह से फाइंड करना है। जाहिर सी बात है, कोई प्रॉब्लम है तो हमने उसका कोई सोल्यूशन भी फाइंड करना है। सोल्यूशन किस तरह से फाइंड करना है, इस केस के अंदर हमारे पास टॉपिक आ जाता है सोल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। Here we will discuss the solution of following two types of differential equation. Number one, differential equation of order one and degree one. हमने ऐसी डिफरेंशियल इक्वेशंस को के सॉल्यूशन को डिस्कस करना है जो कि खुद भी ऑर्डर वन की हैं और उनकी डिग्री भी वन ही। ठीक है, डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ ऑर्डर वन एंड डिग्री ग्रेटर देन वन, मतलब फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन है बट उनकी डिग्री ग्रेटर देन वन। डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ ऑर्डर वन एंड डिग्री वन, अगर हमारे पास डिफरेंशियल इक्वेशन ऑर्डर वन की है और डिग्री वन की है तो उस केस के अंदर हमारे पास किस तरह के मेथड्स यूज होंगे। हमारे पास टोटल 7 मेथड्स हैं जो हमने इसके अंदर डिस्कस करने हैं, मीन 7 एक्सरसाइजेस। सेपरेबल डिफरेंशियल इक्वेशन, होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन, अगर इक्वेशन होमोजीनियस नहीं है तो उसको होमोजीनियस में कैसे कन्वर्ट करना है, रिड्यूसेबल टू होमोजीनियस इक्वेशन, एग्जैक्ट इक्वेशन, रिड्यूसेबल टू एग्जैक्ट इक्वेशन मींस कि अगर आपकी इक्वेशन एग्जैक्ट नहीं है तो उसको एग्जैक्ट कैसे बनाएंगे, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ ऑर्डर वन एंड द बर्नौली डिफरेंशियल इक्वेशन। ये 7 हमारी मेन इक्वेशंस हैं जिनके ऊपर हमारा फोकस रहेगा। डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ ऑर्डर वन एंड डिग्री ग्रेटर देन वन, इसके हमारे पास टोटल 4 मेथड हैं। सॉल्वेबल फॉर पी, सॉल्वेबल फॉर वाई, सॉल्वेबल फॉर एक्स एंड निकलैरेंस इक्वेशन। मींस कि हमने पी, वाई और एक्स के लिए अपनी इक्वेशन को सॉल्व करना होगा। डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ ऑर्डर वन एंड डिग्री वन मींस कि हमारे पास फर्स्ट ऑर्डर की डिफरेंशियल इक्वेशन दी गई है जिसकी डिग्री वन है। उसकी फॉर्म किस तरह की होगी, हमारे पास डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ द फॉर्म दिस वन। देखिए इसके अंदर हमारे पास डेरिवेटिव की जो हमारे पास डिग्री है वो भी वन है और एक ही डेरिवेटिव का ऑर्डर यहाँ पे इन्वॉल्व है। देखिए 1 डिग्री। ठीक है, तो हमारे पास क्या होगा, ये इस तरह की फॉर्म भी हो सकती है और इस तरह की फॉर्म में भी हो सकती है। मीन्स कि हम क्या करेंगे, जब हमें इस तरह की फॉर्म दे दी जाएगी, ये सेकंड फॉर्म है, हम dx को बोथ साइड पे डिवाइड करेंगे तो dy ओवर dx इनके डेरिवेटिव डिफरेंशियल बन जाएगा। और हम यहाँ से इस फंक्शन को यहाँ डिवाइड कर देंगे तो हमारे पास एक डिफरेंशियल इक्वेशन फॉर्म हो जाएगी। अच्छा, अब हमें कुछ इसकी फॉर्म्स बता दी गई हैं एग्जांपल के तौर पे। ठीक है, हमें दोनों फॉर्म्स के साथ जो है वो इक्वेशन दिखा दी गई है। dy ओवर dx इक्वल्स टू 2x ओवर y प्लस एक्स स्क्वायर y। ठीक है, ये हमारे पास फर्स्ट ऑर्डर फर्स्ट डिग्री डिफरेंशियल इक्वेशन है। ये भी फर्स्ट ऑर्डर और फर्स्ट डिग्री है, देखें एक ही डिग्री है। और ये हमें सेकंड फॉर्म दे दी गई है कि एक फंक्शन के साथ dy लिखा हुआ है और एक फंक्शन के साथ dx लिखा हुआ है। हम क्या करेंगे, सबसे पहले इसको इक्वल लगाकर यहाँ पर इस तरह से लिख लेंगे और फिर उसके बाद dx को यहाँ डिवाइड कर देंगे और 1 + 2y² को यहाँ डिवाइड कर देंगे। ये भी हमारे डिफरेंशियल इक्वेशन बनती है। ठीक है। अच्छा, अब वही टाइप्स हैं कि इस तरह के जो हमारी फर्स्ट ऑर्डर या फर्स्ट डिग्री की डिफरेंशियल इक्वेशंस हैं उनको सॉल्व करने के अभी हम बात कर चुके हैं कि 7 मेथड्स हैं। वो 7 सेपरेबल, हम सेपरेबल से स्टार्ट करेंगे। तो सेपरेबल डिफरेंशियल इक्वेशन किस तरह की है, सेपरेबल डिफरेंशियल इक्वेशन इस तरह से है, नाम से ही हमें जो है वो शो हो रहा है कि सेपरेबल। हमने एक्स वेरिएबल्स को एक साइड पे सेपरेट करना है और वाई वेरिएबल को हमने एक साइड पे सेपरेट करना है। ये हमें फॉर्म दी गई है। इफ अ डिफरेंशियल इक्वेशन कैन बी रिटन इन द फॉर्म एफ ऑफ एक्स dx इक्वल्स टू जी ऑफ वाई डी वाई। हमारे पास एक्स वाली टर्म्स एक साइड पर हैं, वाई वाली टर्म्स एक साइड पर हैं। जरूरी नहीं है कि लेफ्ट साइड पर आप एक्स वाली टर्म्स ही लिखें, आप लेफ्ट साइड पर वाई वाली टर्म्स भी लिख सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल आपके पास जो है वो डिफरेंशियल इक्वेशन दे दी गई है कुछ इस तरह से, cos x इंटू डी वाई माइनस साइन एक्स, यहाँ लिख लेते हैं y sin x dx इक्वल्स टू 0। ठीक है, कुछ इस तरह की आपको इक्वेशन दे दी गई है। ठीक है, यहाँ से हम क्या करेंगे, सेपरेट करना चाहते हैं तो हम लिखेंगे cos x
डी वाई इक्वल्स टू वाई साइन एक्स डी एक्स। ठीक है, तो मैंने सबसे पहले क्या किया, इनको डिफरेंशियल फॉर्म लाने के लिए मैंने डेरिवेटिव अलग अलग लिख लिया। अब cos x को मैं बोथ साइड डिवाइड कर देती हूँ। ठीक है, तो ये मेरे पास, और y को भी बोथ साइड डिवाइड कर देती हूँ, तो ये मेरे पास बनेगा डी वाई ओवर वाई इक्वल्स टू, और यहाँ मेरे पास बनेगा साइन एक्स ओवर कॉस एक्स इंटू डी एक्स। और ये मेरे पास देखिए वाई वाली टर्म्स एक साइड पर आ गई हैं, एक्स वाली टर्म्स एक साइड पर आ गई हैं। एफ ऑफ एक्स रिप्रेजेंट द एक्सप्रेशन इन्वॉल्विंग एक्स, मतलब एफ ऑफ एक्स एक ऐसा फंक्शन है जिसके अंदर हमारे पास एक्स वेरिएबल वाले फंक्शंस आ जाएंगे। जी ऑफ एक्स एक ऐसा फंक्शन है जिसके अंदर वाई वेरिएबल वाले टर्म्स आ जाएंगे। ठीक है, तो आपने इन चीजों को अच्छी तरह से देखें, हैंडल करना है, ये समझना है सेपरेबल। अगर आपको कहा जाता है कि आपने जस्ट सॉल्व द इक्वेशन और वो फर्स्ट ऑर्डर है, फर्स्ट डिग्री है, मेथड मेंशन नहीं किया गया, आप उसे किसी भी मेथड से कर सकते हैं। ऐसे मेरी कोशिश होगी कि मैं आप लोगों को मेथड बताऊं कि पेपर के नेक्स्ट ऐसा होता है सॉल्व लिखा हुआ होता है। ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे आपके पास जो है वो कुछ एग्जांपल्स दी गई हैं, तो हम इनको जरा सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। अच्छा, सबसे पहले जो आपको एग्जांपल नंबर 1 दे दी गई है वो आपके पास है डी वाई बाई डी एक्स इक्वल्स टू 2xy प्लस एक्स स्क्र वाई। तो सॉल्व करने के लिए हम सबसे पहले क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देते हैं ताकि y वाली टर्म्स को एक साइड पे कर सकें, x वाले टर्म्स को एक साइड पे कर सकें। तो हमने यहाँ पे ये क्या कर लिया, हमने क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। तो हम जो जो स्टेप कर रहे हैं हम साथ साथ लिखते जाते हैं। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हमने यहाँ पे कर लिया। अच्छा, नेक्स्ट हम क्या करते हैं, हमें नजर आ रहा है कि लेफ्ट साइड पर y कॉमन है, तो हम y को कॉमन निकाल लेते हैं। ठीक है, y हमने कॉमन निकाल लिया। अब हमने क्या करना था, सेपरेट करना था। अब हमें नजर आ रहा है लेफ्ट साइड पर एक्स स्क्वायर वाली टर्म आ रही है, तो हम 1 प्लस एक्स स्क्वायर को डिवाइड कर देते हैं हम बोथ साइड पर। हमारा नेक्स्ट स्टेप क्या था, देखिए सबसे पहले हमने सेपरेट करना है, क्योंकि हम सोल्यूशन फाइंड करना चाहते हैं। तो सोल्यूशन फाइंड करने के लिए हमें क्या करना होगा, हमें इंटीग्रेट करना होगा। तो हम इंटीग्रेट कर लेते हैं बोथ साइड में। जैसे इंटीग्रेट करेंगे तो आपको पता है कि यहाँ पे हमारा लगेगा पावर रूल और यहाँ पे हमारा लगेगा लॉग वाला रूल। ठीक है, अब ये किस तरह से था आपको मैंने कल भी बताया था, आज मैं आपको अगेन बता देती हूँ। ठीक है। अच्छा, अब देखिए आपके पास जो आपका पावर रूल था ना, वो था कि अगर आपकी y की जैसे हमने इंटीग्रेशन करनी है तो y की पावर 1 है, इसके अंदर 1 ही ऐड होगा। ठीक है, और यही जो भी पावर है वही आपकी डिवाइड हो जाएगी। ये हमारा पावर रूल था। ठीक है, पावर में 1 ऐड होता है वही डिवाइड हो जाता है। अच्छा, सेकंड हमारे पास है ये, यानी कि कोई भी फंक्शन जिसका डेरिवेटिव उसके ऊपर ही पड़ा हो। एफ ऑफ एक्स इज एनी फंक्शन, इस फंक्शन का डेरिवेटिव आपके पास, ठीक है, फ्रैक्शन फॉर्म के अंदर नीचे आपका फंक्शन है और ऊपर उसका डेरिवेटिव मौजूद है, और आप उसकी इंटीग्रेशन कर रहे हैं, तो इस केस के अंदर आपके पास वो फंक्शन किस में आ जाएगा, लॉग में आ जाएगा। तो क्या आ जाएगा, लॉग एफ ऑफ एक्स। अच्छा, अब इसी तरह से यहाँ पे हम बात करते हैं कि जो हमारा फंक्शन था, हमारा फंक्शन है एक्स स्क्र, ठीक है, +1। एक्स स्क्र का जो डेरिवेटिव होता है ना वो होता है 2x, लेकिन 1 एक कांस्टेंट नंबर है और कांस्टेंट का डेरिवेटिव होता है 0। तो जब आप 2x में 0 ऐड करेंगे ना तो वो क्या आएगा, 2x। तो ये आपके पास एक ऐसा फंक्शन है 1 प्लस एक्स स्क्र जिसका डेरिवेटिव ऊपर ही मौजूद है। जब इस तरह का काम होता है, किसी भी फंक्शन का डेरिवेटिव ऊपर ही मौजूद होता है, वो लॉग में आ जाता है। तो हमारे पास क्या हुआ, यहाँ पे हमने अपना y के ऊपर पावर रूल लगा लिया और हमने अपना लॉग फंक्शन का रूल लगा लिया। अच्छा, इसके बाद क्या होता है कि भाई हमने सिंप्लीफिकेशन करनी है, हमने बेसिकली y फाइंड करना है, सोल्यूशन तो y फाइंड करना है। जैसे आपने पीछे क्वेश्चन के 9.1 सोल्यूशन दिया हुआ होता था, तो हम 2 को बोथ साइड मल्टीप्लाई कर देंगे। यहाँ से आप स्क्वायर रूट लेना चाहते हैं तो ले लें, अदरवाइज हमें y की फॉर्म में आंसर चाहिए था, वो हमारा निकल आया।
एग्जाम्पल टू भी सिंपल इसी तरह से है। सबसे पहला स्टेप होगा हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे। यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से ये सेपरेट हो चुका है, पहले स्टेप में सेपरेट हो गया, तो हम क्या करेंगे, इसको इंटीग्रेट कर लेंगे। इंटीग्रेट करने से सबसे पहले इंटीग्रेशन का साइन आएगा और हमारे पास वही पावर रूल लगेगा, वाई की पावर में वन ऐड होगा, एक्स की पावर में वन ऐड होगा, तो ये हमारा पावर रूल लग गया। अब यहाँ पावर रूल जब लगा तो देखिए हमारे पास यहाँ पे टू और थ्री दो दो चीज, ठीक, टू और थ्री दो वैल्यूज मौजूद है। तो जब आप टू को थ्री से मल्टीप्लाई करते हैं ना, देखें, टू मल्टीप्लाई थ्री आपके पास होता है सिक्स। तो हम सिक्स को क्या करेंगे, बोथ साइड पर जो है वो मल्टीप्लाई कर देंगे। अब जब मल्टीप्लाई करेंगे ना तो सिक्स बाय टू आपके पास होता है थ्री, एंड सिक्स बाय थ्री आपके पास होता है टू। ठीक है, सिक्स भी एक कांस्टेंट है, सी भी एक कांस्टेंट है, सिक्स क्या है, एक कांस्टेंट। ठीक है, सी भी आपके पास एक कांस्टेंट ही है। तो जब सिक्स और सी को आप मल्टीप्लाई करेंगे ना, अगेन एक कांस्टेंट नंबर आएगा, सी इज एनी कांस्टेंट ना। तो जब आप सिक्स को सी से मल्टीप्लाई करेंगे तो कोई भी कांस्टेंट ही आएगा, 12, 13, 20, 100। तो ये अगेन आपके पास एक कांस्टेंट नंबर है। तो जब आप सिक्स को बोथ साइड पे मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास थ्री वाई स्क्र टू एक्स क्यूब प्लस सी वन बनेगा। अब ये जो सी वन है इससे आपने कंफ्यूज नहीं होना, इसलिए कंफ्यूज नहीं होना क्योंकि आपको बार बार बताया जा रहा है, जब आप सिक्स को सी से मल्टीप्लाई करेंगे दोनों कांस्टेंट बनेंगे और हम इस कांस्टेंट को सी वन से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, या आपने साइड पे लिख दे। ठीक है, ये आप साइड पे लिख सकते हैं। अच्छा, एक्सरसाइज के ऊपर जाते हैं हम, और एक्सरसाइज का एक क्वेश्चन करके हम उसको करने की कोशिश करते हैं। एक्सरसाइज 9.1 क्वेश्चन नंबर वन हमें दिया गया है। क्वेश्चन नंबर वन आपके सामने मौजूद है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर वन के अंदर हमें क्वेश्चन सेम एग्जांपल जैसा दिया गया है, इसे हम रेज कर लेते हैं। क्वेश्चन आपके पास है डी वाई बाई डी एक्स एक्स स्क्वायर ओवर वाई वन प्लस एक्स क्यूब। जब आप इसको सबसे पहले क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करने के बाद सिंपल हमें नजर आया कि dx को हम राइट साइड ले आए हैं, y को हम लेफ्ट साइड ले आए हैं, ये इजीली हमारे पास सेपरेट हो चुका है। इसे हम इंटीग्रेट कर लेंगे। अगेन अभी जो हमने पहले एग्जांपल वन में काम किया था सेम वही काम हो रहा है। इंटीग्रेट करने के बाद हमारे पास पावर रूल लग रहा है। दोबारा हम वही बात करते हैं जो हमने पहले की थी कि यहाँ पे हमारा फंक्शन है वन प्लस एक्स क्यूब। ठीक है, क्या फंक्शन है, वन प्लस एक्स क्यूब। तो वन का डेरिवेटिव हो गया जीरो, और एक्स क्यूब का डेरिवेटिव हो गया, पावर रूल लगेगा थ्री एक्स स्क्र। अब ना आपके पास यहाँ पे एक्स स्क्र तो है, थ्री नहीं है, तो हम क्या करेंगे, इधर थ्री इज मल्टीप्लाई एंड डिवाइडेड बाय बोथ साइड। ठीक है, क्योंकि हमने डेरिवेटिव बनाना है, और डेरिवेटिव ना लिखें कुछ, इतना इतना भी बहुत है। तो ये जो आपके पास डिवीजन वाला थ्री है वो ये लिखा हुआ है, और जो ये आपके पास वन का डेरिवेटिव जीरो और एक्स क्यूब का थ्री एक्स स्क्र, वो थ्री वहां आ गया, तो इसलिए आपके पास ये है। अगेन हमने वही काम करना है कि हमारे पास एलसीएम सिक्स बन रहा है, तो हम सिक्स को बोथ साइड मल्टीप्लाई कर देंगे। जब आप सिक्स को बोथ साइड मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास ये आपकी फॉर्म बन जाएगी। अगेन वही बात है, सिक्स को जब सी से मल्टीप्लाई करेंगे आप लोग तो आपके पास सी वन आएगा। ठीक है, सिक्स सी इक्वल्स टू सी वन, ये सारा का सारा ही कांस्टेंट है। तो ये आप लोगों का फाइनल आंसर है। सारी एक्सरसाइज इस तरह की है, लेकिन हम फिर भी इसको वन बाय वन देखते जाते हैं ताकि हमारे पास सारे क्वेश्चन डिस्कस हो जाएं। जब आप इसको करें तो आपको कोई किसी किस्म की मुश्किल जो है वो ना आए। एग्जाम्पल नंबर थ्री देखते हैं। एग्जाम्पल नंबर थ्री जो हमें दी गई है वो है डी वाई बाई डी एक्स इक्वल्स टू वन बाई एक्स टेन वाई। सबसे पहले हमने एक्स ले टर्म एक साइड पे कर देनी है और वाई वाली एक साइड पे, टेन वाई को इधर मल्टीप्लाई कर देंगे, डी एक्स इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो ये आपके पास क्या आ जाएगा, इसको हम साथ साथ जो है यहाँ पे लिखते भी जाते हैं ताकि आपके लिए आसान हो जाए। ये डी एक्स इधर आ जाएगा और ये टेन वाई इधर आ जाएगा, तो टेन वाई डी एक्स ओवर एक्स। अब जो टेन वाई होते हैं ना उसकी इंटीग्रेशन आपके पास माइनस लॉग कॉज एक्स भी होती है, लॉग
सेकेंड एक्स भी होती है, दोनों इसकी इंटीग्रेशन है। अब ये किस तरह से है, अगेन आपने याद रखना है कि एक्स का जब आप डेरिवेटिव लेंगे वो क्या आएगा, वन। तो मैंने आपसे क्या कहा था, कोई भी फंक्शन जिसका डेरिवेटिव ऊपर मौजूद होगा वो फंक्शन किस में आ जाएगा, लॉग में। तो इसलिए जब आप 1/x की इंटीग्रेशन करेंगे तो आपके पास क्या आएगा, लॉग एक्स आ जाएगा। ठीक है, इसी तरह से जो मैं 10x आपको बता रही हूँ कि ये जरूरी नहीं है कि यही आंसर हो। ठीक है, इसी तरह से जो हमारे पास 10x होता है ना, 10x को हम लिख सकते हैं साइन एक्स ओवर कॉस एक्स। ठीक है, बट द डेरिवेटिव ऑफ कॉस एक्स इज माइनस साइन एक्स। ठीक है, डेरिवेटिव ऑफ कॉस एक्स इज माइनस साइन एक्स। अच्छा, अब ना इसके अंदर इशू क्या है कि हमारे पास तो प्लस साइन एक्स लिखा हुआ है, यहाँ पे तो माइनस साइन एक्स आ रहा है। तो हम क्या करेंगे, हम माइनस से मल्टीप्लाई भी करेंगे और डिवाइड भी करेंगे। तो जब आप इसकी इंटीग्रेशन करेंगे ना, तो उस इंटीग्रेशन के केस के अंदर क्या होगा, आप इसको लिख सकते हैं साइन एक्स ओवर, सॉरी ये तो बहुत ही अजीब सा हो गया, तो हम इसे लिखते हैं साइन साइन एक्स ओवर कॉस एक्स। ठीक है, और साथ में हमारे पास है dx। तो जब हम इसको इस तरह से लिखेंगे ना, तो उस केस में हमारे पास क्या होगा कि ये जो नीचे है ना ये माइनस है। ठीक है, अच्छा अब जब ना आपको ने क्या करना है, इधर भी माइनस लगाना है और इधर भी माइनस लगाना है, क्योंकि cos का डेरिवेटिव माइनस साइन। तो आपके पास क्या आ जाएगा, ये वाला माइनस आ जाएगा, और साथ में cos का डेरिवेटिव माइनस साइन होता है तो log, और साथ में आ जाएगा cos। ठीक है, तो हम इसे यहाँ लिख लेते हैं cos x। अच्छा अब ना ये देखिए, अच्छा अब ना आपने ये चीज देखनी है कि जरूरी नहीं है कि आपका जो बुक में आंसर है वही आंसर हो। आपकी अगर कैलकुलेशन ठीक है, आपने डेरिवेटिव ठीक लगाया है, तो वही चीज मैटर करेगी। ठीक है, जैसे सोल्यूशन यहाँ पे सेकेंड की फॉर्म में और यहाँ कॉस की फॉर्म में, तो इट्स ओके। यहाँ पे इसने लॉग लॉग सेकेंड बाय इसकी इंटीग्रेशन की, यहाँ लॉग एक्स की है, और यहाँ पे कांस्टेंट c1 लिख दिया है। c कांस्टेंट भी लिख सकते हैं। लॉग की प्रॉपर्टीज देन यूज की हुई हैं, लॉग वाली टर्म्स एक साइड पे कर दी हैं। अब आपने ना इसके अंदर एक और चीज है, जब हमारे दोनों आंसर यानी कि सारे आंसर जितने भी हैं वो लॉग में आ रहे हैं ना, तो हमने अपने कांस्टेंट को भी लॉग में ही लिखना है। ठीक है, तो बेसिकली आप क्या करना चाहिए, यहीं पर आपको इसको लॉग लिखना चाहिए। ठीक है, तो हमारे पास क्या हुआ, log x माइनस लॉग सेकेंड वाई। अब ना लॉग की प्रॉपर्टी होती है कि अगर दो टर्म्स आपकी जो है वो माइनस हो रही है ना, जैसे log x माइनस log y लिखा हुआ है, तो उसको हम लिख सकते हैं log x ओवर y। ठीक है, ये हमारी लॉग की प्रॉपर्टी है। और अगर हमारे पास ये ऐड हो रही होती, मीन्स के log x प्लस log y होता, तो हम इसको प्रोडक्ट के अंदर कन्वर्ट करते, हम लिखते log x। ठीक है, ये थोड़ी सी प्रॉपर्टीज आपने याद रखनी है। तो जब हम इसको, अच्छा अब ना उसने क्या किया है, थोड़ी सी चीजों को मैं सिर्फ मैनेज करने के लिए उसने यहाँ पे जो है वो सेकेंड वाई को वहां ले गया है। याद रखें, कांस्टेंट चाहे पॉजिटिव हो चाहे नेगेटिव हो, वो कांस्टेंट ही होता है। आप सेकेंड ओवर एक्स भी लिख सकते हैं, वो गलत नहीं होगा। ठीक है, सेकेंड ओवर एक्स के केस के अंदर वो गलत नहीं होगा। और एट द एंड आपने यहाँ पे इसका क्या ले लिया है, एंटी लॉग ले लिया है। इसी चीज को अगर हम यहाँ पे करें, हम इसको दूसरे मेथड से करने की कोशिश करते हैं, जैसे कि मैंने बताया कि टेन की इंटीग्रेशन आपके पास लॉग भी हो सकती है। ठीक है, टेन की इंटीग्रेशन लॉग माइनस लॉग कॉस एक्स भी हो सकती है, तो हम उसको उस फॉर्म में करते हैं। तो टेन वाई की जब आप इंटीग्रेशन करेंगे, यहाँ आ जाएगा माइनस लॉग कॉस वाई। ठीक है, इधर हम अपनी ब्रैकेट्स लगा लेते हैं, इक्वल्स टू लॉग एक्स प्लस लॉग सी। मैंने इस तरह से लिख दिया। अब ना क्योंकि मुझे सामने ही नजर आ रहा है कि जो मेरा लॉग है वो नेगेटिव है, तो मैं उसको उस साइड ले आती हूँ। अब जो लॉग सी है वो तो कांस्टेंट है। अब कांस्टेंट जो है उसको बेशक मैं प्लस में लिखूं या माइनस में लिखूं, रहेगा तो वो कांस्टेंट ही। तो यहाँ आ जाएगा लॉग एक्स प्लस लॉग कॉस वन। ठीक है,
आपने ना ये छोटी छोटी चीजें इनका ख्याल रखना। अब इस मेथड से करना चाहते हैं, इस मेथड से कर ले, मुझे कोई इतराज नहीं है। तो यहाँ से log c इक्वल आ जाएगा, प्रॉपर्टी लगेगी log xy हो जाएगा। ठीक है, और जब log xy है हम क्या करेंगे, एंटी लॉग लेंगे बोथ साइड पर। और जब हम एंटी लॉग लेंगे बोथ साइड पर तो c हमारे पास आ जाएगा x, सॉरी ये एक्स वाई नहीं है, x इंटू कॉस वाई है। ठीक है, इसको हम एक ब्रैकेट में लिख सकते हैं, जैसे कि मैंने ऊपर प्रॉपर्टी आपको लिख के दिखाई है, तो ये आपके पास आ जाएगा x कॉस वाई। ठीक है, अब क्योंकि आप लोगों ने y की वैल्यू निकालनी होती है, तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, आप यहाँ पे लिख सकते हैं cos y इक्वल्स टू c ओवर x। और जो ये c ओवर x है, इसको हम लिख सकते हैं cos इनवर्स y इक्वल्स टू cos इनवर्स c ओवर x। ठीक है, तो जो उसने आंसर निकाला हुआ है वो भी ठीक है, और अगर आप इसमें एट द एंड पे आकर y निकाल देते हैं वो भी ठीक है, क्योंकि हमने सोल्यूशन फाइंड करना है। तो मैंने आपको ये एग्जांपल इसलिए करवा दिया, ये इसके अंदर जरूरी नहीं है आप सेकंड की इंटीग्रेशन ही यूज करें। कुछ बच्चे कहते हैं कि अभी हमने तो किया था कि भाई टेन की इंटीग्रेशन माइनस लॉग कॉस एक्स होती है या कॉस वाई होती है, तो आपने याद रखना है, आप उस तरह भी करेंगे सेम आंसर। अगर आप इसको इस इधर आके देखते हैं ना इस फॉर्म, ठीक है, तो ये देखिए, ये c इक्वल्स टू एक्स कॉस वाई और ये c इक्वल्स टू एक्स कॉस, ये दोनों वैल्यूज सेम है। तो आपने जो है इससे जरा सा भी जो है वो कंफ्यूज नहीं होना, क्योंकि कंफ्यूज हो जाएंगे तो सारी चीजें खराब हो जाएंगी। ये आपके पास, ये देखिए दोनों आंसर सेम है। तो आप जिस मर्जी मेथड से करें, मैटर ये है कि आपकी अंडरस्टैंडिंग अच्छी होनी चाहिए, आपको समझ में आनी चाहिए। अच्छा, एक्सरसाइज की तरफ हम चलते हैं ताकि कुछ क्वेश्चन कर सकें। अच्छा, एक्सरसाइज है 9.2। 9.2 जो एक्सरसाइज है उसके अंदर मैंने पहला क्वेश्चन आप लोगों को करवा दिया। ठीक है, अच्छा अब आपका जो क्वेश्चन नंबर 2 है वो है डी वाई बाई डी एक्स प्लस वाई स्केयर इक्वल्स टू साइन एक्स। तो सबसे पहले हमने क्या किया, वाई स्केयर वाली टर्म को इस साइड ले आए हैं। देन हमने वाई स्केयर को डिवाइड कर देना है, माइनस आपकी मर्जी, डिवाइड करना चाहते हैं तो कर लें, नहीं करना चाहते तो भी ओके है। और dx को आप यहाँ डिवाइड कर दें, मल्टीप्लाई कर दें। ठीक है, अब डेरिवेटिव साइन का cos x होता है, बट इंटीग्रेशन ऑफ साइन x इज माइनस cos x। ठीक है, इंटीग्रेशन में ऑपोजिट है, इंटीग्रेशन ऑफ साइन x इज माइनस cos x। ठीक है, ये मैंने आप लोगों को यहाँ पे साइड पे ही लिख के इसलिए बता दी है, ताकि आगे जाके ये जब यूज होगी तो हमें आती। ठीक, ओके, तो अगर आप माइनस वहां रखते हैं इस साइड पर ही, राइट साइड पर, तो भी ओके है, नहीं रखते तो भी ओके है, कोई आपको कुछ कह नहीं सकता। ठीक है, तो हम यहाँ पे एरो बना लेते हैं ताकि जो है वो हमें याद रहे कि ये हमारा फॉर्मूला है। ठीक है, अच्छा, अब ना आपने क्या किया है, वाई स्केयर को डिवाइड कर दिया। अब 1/y² की हमें कोई किसी तरह का डेरिवेटिव नहीं आता, हम पावर को ऊपर लेके जाएंगे, -2 हो जाएगी। हम इस पे पावर रूल लगा देंगे, -2 में जब आप 1 प्लस करेंगे -1, ये वाला माइनस इस माइनस से मल्टीप्लाई होकर प्लस हो गया, और माइनस कॉस एक्स इस साइड पे आके प्लस कॉस एक्स बन गया। अगर आप इसको मजीद भी सिंप्लीफाई करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। आप क्या करेंगे, आप y को बोथ साइड मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये बनेगा 1 प्लस वाई कॉस एक्स इज इक्वल्स टू वाई सी। यहाँ से आप क्या कर सकते हैं, y इक्वल्स टू वाई सी। ठीक है, वाई सी माइनस वाई कॉस एक्स, और फिर उसके बाद 1 इक्वल्स टू वाई को कॉमन निकाल लें, c माइनस कॉस एक्स, और यहाँ से आपकी y की वैल्यू निकल आई 1/c माइनस कॉस एक्स। ठीक है, ये आपके पास फाइनल आपका आंसर आ चुका है। क्योंकि हमने जनरल सोल्यूशन फाइंड करना है, तो मैं आपको इसलिए कंप्लीट कर करके बार बार आपको बता रही हूँ कि आपने किस तरह से फाइंड करना है, तो आपने भी इसी तरह से करना है, इसको स्किप नहीं करना। ठीक है, आगे चलते हैं। नेक्स्ट हमें क्वेश्चन नंबर 3 दिया हुआ है, डी वाई बाई डी एक्स इक्वल्स टू 1 + x + y² + xy²। अच्छा, अब इसके अंदर ना आपने नोट करना है कि सारी टर्म्स जो हैं वो मिक्स आ रही हैं, जैसे xy²। अगर हम उसको उस साइड ले जाते हैं तो कुछ कॉमन तो होगा ही नहीं, तो हमारे लिए बड़ा मुश्किल हो जाएगा
इस केस के अंदर हम क्या करेंगे कि हम देखेंगे कि क्या हमारे पास कुछ कॉमन निकल रहा है। अगर कुछ कॉमन निकल रहा होगा तो बड़ी अच्छी बात हो जाएगी। जैसे यहाँ पे ये 1 + x है, और ये जो ये टर्म है दोनों के अंदर वाई स्केयर आ रहा है। इसमें भी यहाँ पे वाई स्केयर मौजूद है, और इसमें भी यहाँ पर वाई स्केयर मौजूद है। तो हम क्या करेंगे, वाई स्केयर को हमने यहाँ पे दोनों टर्म्स में से कॉमन निकाल लिया। अब आपके पास यहाँ पे भी 1 + x है। ठीक है, फर्स्ट टर्म में भी 1 + x है, और ये सेकेंड टर्म के अंदर भी 1 + x है। तो आप क्या करेंगे, इन दोनों में से 1 + x कॉमन निकाल लेंगे। इसकी जगह 1 आ जाएगा, यहाँ 1 + y² आ जाएगा। अब हमारे लिए इसको सॉल्व करना बेहद आसान हो गया है। तो 1 + y² को हम डिवाइड कर देंगे और dx को हम मल्टीप्लाई कर देंगे। इस पे तो हमारा जो है वो पावर रूल लग जाएगा। 1 का डेरिवेटिव 0 होता है और x का डेरिवेटिव 1 होता है, तो इसकी पावर में 1 ऐड होगा। तो ये 1 आप इसे सिंपल भी लिख सकते हैं, इसमें आपको ब्रेक करके लिखने की जरूरत नहीं है। आप लिख सकते हैं 1 + x² 2। ठीक है, इस पूरी की पूरी टर्म की जगह पर आप लिख सकते हैं 1 प्लस। अब मैंने आपको ना ये बुक इसीलिए रिकमेंड की है कि इसके अंदर सोल्यूशन साथ साथ मौजूद है, तो आप लोगों के लिए बड़ी आसानी हो जाएगी। ठीक है, 1 + x² 2। अच्छा, इधर आते हैं। अब ना आपके पास जो फॉर्मूला था टेन इनवर्स का, वो था 1/1 + x², मतलब 1 + θ² जो भी एंगल होता है। यहाँ पे y है तो ये आपके पास क्या है, 1/1 + y²। तो ये किसके इक्वल होगा, टेन इनवर्स y के इक्वल होगा। ठीक है, तो यहाँ से भी आप सिंपल टेन को इस साइड ले आते, तो भी आपका क्वेश्चन ठीक होता। आपने y की वैल्यू निकालनी थी, वो आप निकाल लेते कि y इक्वल होता टेन, क्योंकि टेन इस साइड पर आ गया ना। और साथ में आपके पास आ जाता, आपकी टर्म आ जाती जो कि है 1 + x² 2। ठीक है, तो आपकी आप पे देखें डिपेंड करता है। आप जितना अच्छा आपको डेरिवेटिव आता है, इंटीग्रेशन आती है, आपके लिए डिफरेंशियल इक्वेशन उतनी ही आसान हो जाएगी। तो आपने जो है अपने सबसे पहले डिफरेंशियल इक्वेशन को करने के लिए आपने डेरिवेटिव और इंटीग्रेशन के फॉर्मूलाज याद करने हैं। जितने फॉर्मूलाज याद करेंगे उतना बेहतर होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 आपका ये था। क्वेश्चन नंबर 4 पर आते हैं। क्या है, xy + 2x + y + 2 इंटू डी एक्स प्लस x² + 2x इंटू डी वाई इक्वल्स टू 0। यहाँ पे तो x वाली दोनों टर्म्स हैं। ठीक है, इसको तो हम डिवाइड कर देते हैं। इधर मसला है, इधर क्या मसला है कि दोनों एक्स वाई का प्रोडक्ट आ रहा है। अब इसके अंदर आसानी की क्या चीज है, चलें चेक करते हैं। आसानी की ये बात है कि ये 2x है और ये 2 है। इन दोनों के अंदर से हम 2 को कॉमन निकाल लेंगे। ये आपके पास y है और ये xy है, इनमें से हम y कॉमन निकाल लेंगे। ठीक है, तो ये देखें। अच्छा, एक तो ये हमारे पास सोल्यूशन था। तो ये क्या होता, x + 1 बन जाता, y कॉमन निकालते x + 1 बन जाता। वो भी कर सकते थे, तब भी यही चीज बनती x + 1 y + 2। उन्होंने क्या किया, आपका एक्स वाई का और 2x का पेयर बना दिया, इसमें से x कॉमन निकाल दिया, ये y + 2 रख दिया। ठीक है, उन्होंने यहाँ पे y + 2 का एक पेयर बना दिया और ये xy + 2x का पेयर बना दिया। तो आपने इससे कंफ्यूज नहीं होना, इनमें से उसने x कॉमन निकाल दिया, ये एज इट इज लिख दिया। यहाँ से y + 2 कॉमन निकाल दिया तो x + 1 बन गया। ठीक है, यहाँ से y + 2 को बोथ साइड पे डिवाइड कर देंगे, ये x + 1 यही रहेगा और ये x² + 2x यहाँ पे डिवाइड हो जाएगा। अब देखिए वही बात है, आपके पास जो x² होता है ना, उसका डेरिवेटिव होता है 2x। ठीक है, डेरिवेटिव ऑफ x² इज 2x, एंड डेरिवेटिव ऑफ 2x इज 1। सॉरी, डेरिवेटिव ऑफ 2x इज 2। तो यहाँ पे लिखा हुआ है x + 1, जबकि यहाँ पे क्या होना चाहिए था, यहाँ पे x² का डेरिवेटिव है 2x और 2x का डेरिवेटिव है 2। ठीक है, यहाँ पे क्या होना चाहिए था, 2x + 2। तो हम 2 को क्या करेंगे, मल्टीप्लाई भी कर देंगे, 2 को हम डिवाइड भी कर देंगे। तो यहाँ पे हमने क्या किया, 2 को हमने मल्टीप्लाई भी कर दिया और 2 को हमने डिवाइड भी कर दिया इंटीग्रेशन के लिए। अब कोई भी फंक्शन जिसका डेरिवेटिव ऊपर ही मौजूद होता है, ठीक है, उस फंक्शन को हम लॉग में लिखते हैं। देखें, 2x ने मल्टीप्लाई भी कर दिया, डिवाइड भी कर दिया, और इसी वजह से ये हमारे पास लॉग के अंदर आ गया। इसी तरह से y का डेरिवेटिव 1 होता है विद रिस्पेक्ट टू y, और 2 कांस्टेंट है, कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0 होता है। ठीक है, तो यहाँ पे हम आपको दोबारा बता देते हैं, डेरिवेटिव ऑफ कांस्टेंट इज 0। ठीक है, एंड डेरिवेटिव ऑफ
एक्स विद रिस्पेक्ट टू एक्स इज 1। ठीक हो गया, ताकि आपको याद रहे, भूले ना आप लोग। ये आपको मैंने मजीद दो फार्मूलाज बता दिए। तो y का डेरिवेटिव 1, तो इट्स मीन्स कि ये भी लॉग में आ जाएगा। अब देखिए, मैंने आपको भी बताया था कि जब आपके पास सारे आंसर लॉग में आ रहे होंगे, तो आपने कोशिश करना है कि आपके पास c भी लॉग में ही हो। तो आप इसको लॉग में लिख सकते हैं, नो इशू। ठीक है, तो ये लॉग आ जाएगा, ये भी लॉग आ जाएगा। ठीक है, और ये भी लॉग आ जाएगा। अब ना, आपने देखा कि ये जो पावर, ये जो आपके पास 1/2 था ना, ये पावर में आ गया। ये लॉग की प्रॉपर्टी है कि अगर कोई भी कांस्टेंट मल्टीप्लाई हो रहा होता है ना, आप उसको पावर में लिख सकते हैं। अगर पावर में लिख सकते हैं, तो मजीद आप अपनी यहाँ पे प्रॉपर्टी अप्लाई कर सकते थे। यहाँ से पे प्लस है, तो आप उसको मल्टीप्लीकेशन में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो आपके पास हो जाएगा लॉग एक्स स्क्वायर प्लस 2x पावर 1/2, और साथ में मल्टीप्लाई हो रहा है y+2। ठीक है, और फिर ये इक्वल आ जाएगा लॉग सी के। ठीक हो गया। आपने क्या करना है, एंटी लॉग लेना है बोथ साइड पर। जब एंटी लॉग लेंगे, तो लॉग खत्म हो जाएगा। x+2x, एक्स स्क्वायर प्लस 2x आएगा। ठीक है, ठीक हो गया। इसे यहाँ से हम निकाल देते हैं, लॉग खत्म हो जाएगा। और यहाँ से आपने y की टर्म निकालने के लिए y+2 इक्वल्स टू c ओवर, सॉरी, c डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर प्लस 2x पावर 1/2। ठीक है, और फिर यहाँ से आप 2 को भी बोथ साइड पर सब्ट्रैक्ट कर सकती हैं। तो c ओवर स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 2x, और माइनस हमने कर दिया 2। ठीक है, इसको ना मैं ऐसा करते हैं, मैं नीचे लिख लेती हूँ ताकि हमें आंसर देखने में जरा आसानी रहे। ठीक है, अब मेरी कोशिश यही होती है, मैं आपको हर तरह से समझा दूँ। दिस वन इज एक्स स्क्वायर, दिस वन इज एक्स स्क्वायर, एंड दिस वन इज एक्स स्क्वायर, दिस वन इज एक्स स्क्वायर, और ये डिवीजन में हमने लिखा है। ठीक है, इस पे ये इस तरह से स्क्वायर रूट मौजूद है, इसकी पावर 1/2 मौजूद है, और इस पे ये स्क्वायर रूट मौजूद है। ठीक है, तो हमने क्या किया है, सिंपल हमने लॉग की प्लस को प्रोडक्ट में कन्वर्ट करने का फॉर्मूला लगाया है। फिर हमने एंटी लॉग लिया है। फिर हमारा लॉग लॉग से कैंसिल हो जाएगा एंटी लॉग के अंदर। इन ई और लॉग 1 होता है, कैंसिल तो नहीं होता। फिर हमने एक्स स्क्वायर प्लस 2x स्क्वायर रूट को बोथ साइड डिवाइड कर दिया, देन हमने 2 को सब्ट्रैक्ट कर दिया। तरह से हमारे पास y का आंसर निकल आया, सोल्यूशन निकल आया। तो मैं आप लोगों को जो चीजें इसमें नहीं है या इनकम्प्लीट है या वो आपके साथ रिलेट नहीं कर रही, मैं हर वे से आपको क्वेश्चन को जो है वो बता रही हूँ। तो आप लोगों ने ये चीजें अच्छी तरह से नोट करनी है, बहुत जरूरी है। अच्छा, आगे चलते हैं। आगे हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5 दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 5 के अंदर देखिए, जैसे जैसे हम आगे जा रहे हैं, हमारे क्वेश्चन जो हैं वो थोड़े कॉम्प्लिकेटेड होते जा रहे हैं। और हमारे पास तकरीबन कोई क्वेश्चन है एक्सरसाइज के अंदर 20 क्वेश्चन है। तो मेरी कोशिश ये है कि मैं आप लोगों को ये एटलीस्ट एक्सप्लेन कर दूंगी किस तरह से आप लोग कर रहे हैं, क्योंकि ये तो बहुत बेसिक थे अभी जो हमने किए हैं। आगे थोड़े से कंडीशंस भी इनके अंदर आ जाएंगी। क्वेश्चन नंबर 5 के अंदर क्या दिया हुआ है, 2x² + y प्लस x² y प्लस xy - 2x - 2। अगेन हमें एक लंबी सी इक्वेशन दे दी गई है अलजेब्रा की, जिसके अंदर हमें नहीं पता क्या कॉमन निकलेगा क्या कॉमन नहीं निकलेगा। तो हमने क्या किया कि जो हमारी टू वाली टर्म्स थी उनको एक साथ लिख लिया, और जो हमारी दूसरी टर्म्स थी हमने उन्हें एक साथ लिख लिया। ये हमारी टू वाली टर्म्स थी, ये देखें, 2x², 2x और 2, इनको हमने एक साथ लिख लिया। और जो ये बाकी दरमियान में y वाली टर्म्स थी, हमने उन्हें एक साथ लिख लिया। इसका क्या फायदा हुआ है कि इन तीनों में से 2 कॉमन आ रहा है, 2 कॉमन निकाल लिया, और इन तीनों में y मौजूद है।
y कॉमन आ रहा है। ठीक है, तो हमने क्या किया, y को कॉमन निकाल दिया। जब y कॉमन निकालेंगे, एक हमारा पेयर बन गया एक्स स्क्र माइनस एक्स माइनस वन, और एक हमारा बन गया टू माइनस वाई। अब हमारे लिए सेपरेट करना बेहद आसान है। टू माइनस वाई को डिवाइड कर देंगे और dx को हम मल्टीप्लाई कर देंगे। जब सेपरेट हो जाता है, हमने सिंपल इंटीग्रेशन करनी होती है, तो हम आ जाते हैं इंटीग्रेशन के ऊपर। ठीक है, तो ये यहाँ पे सिंपल उसने सेपरेट कर दिया, सेपरेट करने के बाद इंटीग्रेशन पर आ गए हैं। जब इंटीग्रेशन पे आएंगे, ये बने टी डी वाई ओवर टू माइनस वाई। टू का डेरिवेटिव जीरो होता है और वाई का डेरिवेटिव वन होता है, तो जीरो माइनस वन आपके पास माइनस वन बनेगा, ऊपर लिखा हुआ है प्लस वन। इसीलिए हमने माइनस वन से इसे क्या किया है, मल्टीप्लाई किया। यहाँ लिख के मैं आपको फिर भी बता देती हूँ कि डेरिवेटिव ऑफ कांस्टेंट इज जीरो एंड डेरिवेटिव ऑफ एक्स इज वन। ठीक है, तो जब आप टू माइनस वाई का डेरिवेटिव निकालेंगे, तो टू का डेरिवेटिव जीरो और वाई का डेरिवेटिव वन, तो ये आपके पास माइनस वन बनेगा। तो इसीलिए हमने यहाँ पे माइनस को मल्टीप्लाई डिवाइड किया। बाकी जो आपके पास एक्स स्क्वायर वाली टर्म्स है, उनके ऊपर आपका पावर रूल लग गया है। देखिए, कॉमन फार्मूलाज हैं जो लग रहे हैं, लॉग वाला है, पावर रूल है। एक्स स्क्वायर की पावर में टू में वन ऐड करेंगे थ्री, इसकी पावर वन है, वन में वन ऐड करेंगे तो टू, और आपको पता है कि एक्स का डेरिवेटिव वन होता है, तो यहाँ पे वन की इंटीग्रेशन एक्स हो जाएगी। ठीक है, अब इसने यहाँ पे सी नहीं लगाया हुआ कांस्टेंट, आप यहाँ पे लगा सकते हैं, क्योंकि अभी उसने एक साइड की इंटीग्रेशन नहीं की। अच्छा, फिर उसके बाद यहाँ पे माइनस लॉग टू माइनस वाई आ गया, ये वन बाई थ्री एक्स क्यूब माइनस वन बाई टू एक्स स्क्र माइनस एक्स प्लस सी वन। आपकी मर्जी है सी वन लिख लें, आपकी मर्जी है सी लिख लें, इट्स ओके। अब ये जो हमारे पास फ्रैक्शन था थ्री और टू, इसको खत्म करने के लिए हमने पूरी इक्वेशन को सिक्स से मल्टीप्लाई कर दिया। ये सिक्स जो है, ये हमारे पास पावर में चला जाएगा, अकॉर्डिंग टू द प्रॉपर्टी ऑफ द लॉग। ये माइनस सिक्स हो जाएगा, और ये जब आप आपके पास थ्री टू द सिक्स, ये टू आ जाएगा, टू थ्री द सिक्स, ये थ्री आ जाएगा। सिक्स को एक्स से मल्टीप्लाई करेंगे सिक्स, और जब सिक्स किसी कांस्टेंट से मल्टीप्लाई होगा, अगेन कांस्टेंट आ जाएगा। देन हमने एंटी लॉग ले लिया बोथ साइड पे, एंटी लॉग के अंदर लॉग खत्म हो जाएगा, ये वाली टू माइनस वाई पावर माइनस सिक्स बनेगा। ई रेस टू पावर के अंदर ये पूरी इक्वेशन आ जाएगी। ई अब आपके पास एक कांस्टेंट नंबर होता है। ठीक है, उस कांस्टेंट की पावर में अगर आप कोई कांस्टेंट नंबर ही ले रहे हैं, अगेन एक कांस्टेंट ही आंसर आएगा। पीछे हमने आर्बिट्रेरी कांस्टेंट कहा था, तो आप इसको अगेन कांस्टेंट कह सकते हैं, सी थ्री कह रहे हैं। ठीक है, क्योंकि उसने सी यूज ही नहीं किया, यहाँ पे सी लिखा ही नहीं, सी वन से स्टार्ट हुआ, तो उसने एट दी एंड इसको सी लिख दिया। तो ये आपके पास जो है वो एक थोड़ा सा क्वेश्चन, हम कहते हैं यहाँ से बात बनना स्टार्ट हो गई है। हमें एक सेपरेबल मेथड समझ में आ गया कि नंबर वन स्टेप हमने सेपरेट करना है, नंबर टू स्टेप हमने इंटीग्रेशन करनी है, नंबर थ्री स्टेप हमने वाई की वैल्यू फाइंड करनी है। हमारा टारगेट क्या है, हमने सोल्यूशन फाइंड करना है, किसका, डिफरेंशियल इक्वेशन का। कौन सी डिफरेंशियल इक्वेशन का, फर्स्ट ऑर्डर, फर्स्ट डिग्री। उसका पहला मेथड कर रहे हैं। पहला मेथड क्या है हमारे पास, पहला मेथड है हमारे पास सेपरेबल डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है, नाम से ही शो हो रहा है कि हमने क्या काम करना है। क्वेश्चन नंबर सिक्स देखते हैं। क्वेश्चन नंबर सिक्स हमें दिया हुआ है कॉसिकेंट वाई डी एक्स प्लस सीकेंड एक्स डी वाई। तो हमारे पास कॉसिकेंट वाई को डिवाइड कर देंगे, सीकेंड एक्स को भी डिवाइड कर देंगे। वन ओवर सीकेंड एक्स कॉस एक्स के इक्वल होता है, कॉस एक्स की इंटीग्रेशन साइन एक्स होती है। वन ओवर कॉसिकेंड वाई आपके पास साइन वाई के इक्वल होता है, साइन वाई की इंटीग्रेशन माइनस कॉस एक्स होती है, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। यहाँ से आपने वाई निकालना था, सी को इस साइड ले आए। आपके पास जैसे भी लिख लेंगे आपकी इक्वेशन राइट होगी। बहुत सिंपल और आसान क्वेश्चन था। ठीक है, अच्छा, देन हम अपना क्वेश्चन देखते हैं। जो सिंपल होगा आप थोड़ा सा उसे इग्नोर करेंगे, और जो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड होगा उसे हम करने की कोशिश करेंगे। अच्छा, क्वेश्चन नंबर सेवन सिंपल है। इन सिंपल इसको ने क्या किया है, इसको सेपरेट किया है, एक्स को बोथ टर्म से डिवाइड किया। वन बाय एक्स की इंटीग्रेशन लॉग एक्स, वन की इंटीग्रेशन एक्स, वन बाय वाई की इंटीग्रेशन लॉग वाई, वन की इंटीग्रेशन वाई। यहाँ से आपके पास ये फाइनल इक्वेशन बन जाएगी। क्वेश्चन नंबर एट, क्वेश्चन नंबर एट हमें नजर आ रहा है थोड़ा सा इसके अंदर सब्स्टिट्यूशन मेथड यूज हो रहा है। अच्छा, क्यों यूज हो रहा है अब हमें देखना पड़ेगा। कि हमें नजर आ रहा है दो दो स्क्वायर रूट वाले टर्म्स मौजूद हैं। ठीक है, जब दो दो स्क्वायर रूट वाले टर्म्स मौजूद हैं, तो हमें खुद से ही सोचना चाहिए कि भाई ये एज अ लॉन्ग क्वेश्चन पेपर में आ सकता है। y इंटू स्क्वायर रूट वन प्लस एक्स स्क्र इंटू डी एक्स प्लस एक्स वन प्लस वाई स्क्वायर डी वाई।
हम y को बोथ साइड डिवाइड करेंगे तो y यहाँ से खत्म हो जाएगा, इसके नीचे आ जाएगा। हम x को बोथ साइड डिवाइड करेंगे तो x यहाँ से खत्म हो जाएगा, इस साइड आ जाएगा। यही हुआ 1 + √x, 1 √1 + x² / x, 1 + y² √ अच्छा, अब जो ये दो टर्म्स है ना, इनको हमने कर देना है इंटीग्रेट। लेकिन अब ये इशू है कि ऊपर स्क्वायर रूट है और नीचे विदाउट स्क्वायर रूट है टर्म है। इस तरह का हमने कोई फॉर्मूला ऐसा पढ़ा भी नहीं। ठीक है, हमने ये पढ़ा है 1/1 + x² स्क्वायर रूट हो या 1/1 + x² हो। इस तरह का हमें कोई फॉर्मूला आता नहीं है, तो हमें इंटीग्रेट करना पड़ेगा। हमने क्या किया यहाँ पे, इसको इवेल्युएट करने के लिए हमने लेट कर लिया कि 1 + x² मतलब जो हमारी बेस थी, हमें सब्स्टिट्यूशन रूल्स को फॉलो करना है। क्या था कि जो एक्सपोनेंशियल फंक्शन होता है ना, उसकी कोई भी पावर होगी आपके पास एक्सपोनेंशियल फंक्शन की, उसको हम लेट करते हैं कि वो u है। ठीक है, फॉर एग्जांपल ये e आपके पास है, इसे हम ना दोबारा से लिखते हैं ताकि लिखा जाए और आप लोगों को समझ भी आए। ये मेरे पास e है, और इसकी पावर में मेरे पास कोई भी फंक्शन होता है ना, हमने उसको लेट करना होता है कि वो हमारे पास u होता है या z होता है। इसे हम कहते हैं सब्स्टिट्यूशन मेथड। ठीक है। अच्छा, इसी तरह से हमारे पास जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन होते हैं लाइक साइन एक्स है। ठीक है, ये जो हमारा फंक्शन है, अगर इसके एंगल के अंदर एक्स के अलावा कोई और टर्म आ गई है, यानी कि एफ ऑफ एक्स आ गए, तो हम उस एंगल को लेट करते हैं कि वो यू है। ठीक है, ये मैं आपको इसलिए रिवाइज करवा रही हूँ ताकि आपके लिए आसानी हो जाए। इसी तरह से अगर मेरे पास कोई लॉग वाला फंक्शन आ गया, तो लॉग एक्स की जगह पे यहाँ लिखा हुआ है लॉग एफ ऑफ एक्स। तो आपने याद रखना है कि log के साथ जो भी फंक्शन दिया होगा, चाहे x है, x² है, 1/x है, हमने उसको लेट कर लेना है कि वो हमारे पास u है। इसी तरह से कोई भी फंक्शन, एनी फंक्शन जिसकी कोई ना कोई पावर हो, कोई भी पावर हो, नेगेटिव पॉजिटिव, ठीक है, कोई पावर भी हो, फ्रैक्शन में हो, उस फंक्शन को हमने लेट करना है कि वो हमारे पास u है। n इज एनी पावर। तो हमने ये काम किया है कि ये जो हमारी बेस थी, हमने इसको लेट कर लिया कि ये यू के इक्वल। अब जब हमने इस बेस को यू के इक्वल लेट कर लिया, अब हमने इसको किया डिफरेंशिएट। ठीक है, हमने इसको क्या किया है, डिफरेंशिएट। 1 का डेरिवेटिव अब होता है 0, और x² का डेरिवेटिव होता है 2x, z² का डेरिवेटिव होता है 2z। अब देखो, मैं ना क्या करूंगी कि मैं इसको x के लिए सॉल्व कर लूंगी और y के लिए सिमिलरली करके लिख दूंगी। जो भी वैल्यू बनेगी उसके अंदर x की जगह पे एट द एंड y लिख दूंगी। मैं इसे सॉल्व x के लिए कर रही हूँ। तो मेरे पास यहाँ से dx निकल आया z dz/x। अब यहाँ पे x आ रहा है dx के अंदर। ठीक है, क्या आ रहा है, x। लेकिन अब मुझे 1 + x² की वैल्यू मिल गई है z²। मुझे dx की वैल्यू भी मिल गई है, मुझे x की वैल्यू नहीं मिली। जब ये x उस x से मल्टीप्लाई होगा तो वो बनेगा x²। ठीक है, जब आपके पास एक ये वाला x है और जब आप dx की वैल्यू में ये z dz/x पुट करेंगे, तो x से मल्टीप्लाई होकर क्या बनेगा, x²। तो इस इक्वेशन से हमें वैल्यू मिल जाती है कि x² किसके इक्वल आ जाएगा, z² - 1। ठीक है, तो ये अब देखें सिंपल सी कैलकुलेशन है और थोड़ी सी पुरानी कैलकुलस है। आपको अपनी इंटीग्रेशन और डेरिवेटिव को थोड़ा सा रिवाइज करना पड़ेगा, जब तक वो नहीं आएगी ये नहीं सॉल्व होगा। अच्छा, नीचे आते हैं। अब देखें सिंपल वही किया है। एक्स, ये जो उसने ना इसे एक्स इनवर्स लिख दिया है, आप 1/x लिखेंगे तब भी ठीक है। 1 + x² की जगह z² लिख दिया है। ठीक है, जब z² का स्क्वायर रूट लेंगे ना, वो आपके पास अगेन z ही बनेगा। ठीक है, आपके सामने ही है कि जब आप z² का स्क्वायर रूट लेंगे ना, तो स्क्वायर स्क्वायर रूट से कैंसिल हो जाएगा और ये आपके पास z आ जाएगा। अच्छा, फिर इसी तरह से हम नीचे आते हैं तो जी आ गया, और ये जो dx था इसकी वैल्यू जी dz/x आ गई। तो ये आपके पास z² dz/x² बना, और ये आपने z² की जगह पर x² की जगह पर उसकी वैल्यू पुट कर दी, z² - 1। अब ना ये आपके पास एक कौन सी इंटीरियर फ्रैक्शन बन गई है, ये आपके पास एक इम्प्रॉपर फ्रैक्शन बन गई है। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन एक ऐसी फ्रैक्शन होती है जिसके अंदर हमारे पास क्या होता है,
ऊपर वाली और नीचे वाली दोनों टर्म्स की जो डिग्री होती है या पावर होती है वो सेम हो जाती है। ठीक है, तो आप इसको इस मेथड से भी कर सकते हैं, आप इसे क्वोशिएंट रिमाइंडर मेथड से भी कर सकते हैं। तो आपने क्या किया कि जी स्क्वायर को जी स्क्वायर माइनस वन से डिवाइड किया, और जब आप इसे वन से ही करेंगे मल्टीप्लाई तो ये आपके पास आ जाएगा जी स्क्वायर माइनस वन। देन आप अपने साइन चेंज करेंगे, ये साइन आपका पॉजिटिव हो जाएगा, ये साइन आपका नेगेटिव हो जाएगा। जब ये साइन नेगेटिव करेंगे ये कैंसिल हो जाएगा, नीचे आपके पास बनेगा वन। ये आपके पास जो है, अब देखिए क्वोशिएंट और रिमाइंडर दोनों ही आपके पास, क्वोशिएंट रिमाइंडर थ्योरम लगाते हुए आपने देखना है कि क्या आपके पास फॉर्म बनी है। आपके पास दोनों ही वन आए हैं, तो सिंपल आ गया वन प्लस वन ओवर जी स्क्वायर माइनस वन। एक ये मेथड है जो मैंने आपको क्वोशिएंट रिमाइंडर बता दिया। इसने क्या यूज किया हुआ है कि क्योंकि दोनों की पावर सेम है, जब दोनों की पावर सेम होती है ना तो इसके साथ जो भी कांस्टेंट होता है हम उस कांस्टेंट को ऊपर ऐड भी कर देते हैं, सब्ट्रैक्ट भी कर देते हैं। हमने इसको एक टर्म कंसीडर कर लिया और इसको हमने सेकेंड टर्म कंसीडर कर लिया। जी स्क्वायर माइनस वन को जब जी स्क्वायर माइनस वन से डिवाइड करेंगे तो वन आ जाएगा, और ये वन ओवर जी स्क्वायर माइनस वन आ जाएगा। ठीक है, तो उसके बाद आपने क्या करना है, इसको अब देखिए आपकी ये जो पूरी की पूरी टर्म थी इसे इंटीग्रेट करना है। जब वन को विद रिस्पेक्ट टू जी इंटीग्रेट करेंगे ना तो आपका आंसर आएगा जी। और ये जो आपके पास जी वन ओवर जी स्क्वायर माइनस वन है, इसकी इंटीग्रेशन होती है वन बाय टू लॉग जी माइनस वन ओवर जी प्लस वन। अब z की वैल्यू क्या थी, z की वैल्यू निकालनी होगी। z की वैल्यू हमारे पास नहीं है, लेकिन हम जब बोथ साइड्स को रूट लेंगे तो हमारे पास यहाँ से z की वैल्यू हमें मिल जाएगी। इसी इक्वेशन से हमें z की वैल्यू मिल जाएगी स्क्वायर रूट, क्योंकि बोथ साइड्स स्क्वायर रूट लेंगे, वन प्लस एक्स स्क्वायर। तो आपने देखिए मैंने एक ही चीज लेट की थी, उधर से ही मैंने z की वैल्यू निकाली है, उधर से ही मैंने x की वैल्यू निकाली है एक्स स्क्वायर की, और उसी को हमने जो है बेस को ही हमने लेट किया है। ठीक है, तो अब हम जो है इसको जाके पुट कर देते हैं, जहां जहां पे जी है वहां पे स्क्वायर रूट वन प्लस एक्स स्क्वायर आ जाएगा। तो देखिए यहाँ पे जी था, इसकी जगह स्क्वायर रूट वन प्लस एक्स स्क्वायर आ गया, यहाँ जी था वन प्लस स्क्वायर रूट एक्स स्क्वायर आ गया, वन प्लस एक्स स्क्वायर का स्क्वायर रूट आ गया। इसी तरह से जो वन बाय टू था, अच्छा फिर उसके बाद उसने क्या किया कि इसको रेशनलाइज कर लिए। अच्छा मैं आपको समझा देती हूँ। ये ना यहाँ पे जब उसने वैल्यू पुट की ना, आपने जब ये वाली वैल्यू यहाँ पे पुट की ना, ये बड़ी कॉम्प्लिकेटेड वैल्यू थी, आपने ना यहाँ पे इसको किया है रेशनलाइज। रेशनलाइज कैसे करते हैं, रेशनलाइज करने के लिए हम उसी टर्म से मल्टीप्लाई करते हैं, डिवाइड करते हैं, बस जो मिड टर्म वाली वैल्यू होती है ना उसका साइन चेंज कर देते हैं। तो हमने भी यहाँ पे यही काम किया कि जो ये हमारे पास साइन था ना, इसको हमने पॉजिटिव करके ना मल्टीप्लाई भी कर दिया, डिवाइड भी कर दिया। अब आपको a प्लस बी ए माइनस बी का फॉर्मूला आता होगा, a प्लस बी ए माइनस बी जो था, a प्लस बी और a माइनस बी का फॉर्मूला है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, ये अब आपका फॉर्मूला है, क्या है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो जब आप इसको ये लगाएंगे तो ये है वन प्लस एक्स स्क्वायर का स्क्वायर रूट, जब इसका स्क्वायर लेंगे ये वन प्लस एक्स स्क्वायर बनेगा, और साथ में है माइनस वन, उसका स्क्वायर लेंगे वन का वो वन आएगा, माइनस वन प्लस वन से कैंसिल हो जाएगा तो सिर्फ एक्स स्क्वायर बचेगा। और ये पूरी की पूरी टर्म ही प्लस में है, तो इस पे ए प्लस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला लग सकता है, लेकिन हमने लगाया नहीं है फॉर्मूला। इसलिए नहीं लगाया कि जो ये पावर थी ना वन बाय टू, ये पावर यहाँ स्टार्ट में आ जाएगी। जब ये स्टार्ट में पावर आ जाएगी ना तो ये वाला टू इस टू से कैंसिल हो जाएगा, और ये वाला टू भी इसी टू से कैंसिल हो जाएगा। तो आपके पास ये टर्म बनेगी। सिमिलरली करके आप इसके अंदर x की जगह पे y लिख देंगे, जैसे मैंने बताया था, और उसके बाद अपनी इक्वेशन में पुट करके अपना फाइनल आंसर निकाल लेंगे। ये क्वेश्चन थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, ठीक है, लेकिन आप जब इसे करेंगे इंशाल्लाह आप लोगों को समझ आ जाएगा। तो जब आप लोगों को समझ आ जाएगी तो ये बहुत ही अच्छी चीज होगी। और कोई आपको इश्यू होता है तो आप मुझसे पूछ लेना। ठीक है, फॉर्मूला इसके अंदर एक ये वाला नया है, आपने इसको माइंड में रखना है। वन ओवर जी स्क्र माइनस वन क्या है, वन बाय टू लॉग जी माइनस वन ओवर लॉग जी प्लस वन। यहाँ पे हमने रेशनलाइज की है,
रेशनलाइज करने के बाद हमने यहाँ पे a माइनस बी a प्लस बी का फॉर्मूला लगाया, ये आपकी a है, ये a है, और ये आपके पास b है। ठीक है, तो हमने यहाँ पे a माइनस बी और a प्लस बी का फॉर्मूला लगाया, ए स्क्र माइनस बी स्क्र, वन और माइनस वन कैंसिल हो जाएंगे, एक्स स्क्र बचेगा, जो ये पावर 1/2 है, जब एक्स स्क्र की पावर 1/2 लेंगे ना, ये देखिए एक्स स्क्वायर की पावर 1/2, 1/2 पावर का मतलब क्या है, स्क्वायर रूट, तो ये कैंसिल हो जाएगा, तो ये आपके पास एक्स आ जाएगा, इसीलिए एक्स लिखा हुआ है। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन नंबर 9 देखें, डी वाई ओवर डी एक्स स्क्वायर रूट 1 - y² ओवर 1 - x²। अच्छा, अब वो कहते हैं कि ना, क्योंकि हमारे पास मॉड, ये क्या हो रहा है कि हमारा नेगेटिव आंसर नहीं आना चाहिए, तो दैट्स वाई जैसे ही एक्स की वैल्यू 1 से ग्रेटर होगी तो वो आपके पास नेगेटिव वैल्यू बन जाएगी ना, जब 1 में से माइनस करेंगे, और कॉम्प्लेक्स नंबर बन जाएगा। हमारे पास कॉम्प्लेक्स सोल्यूशन नहीं होना चाहिए, अयोटा नहीं फॉर्म होना चाहिए, इसलिए ये कंडीशन लग गई है कि जो आपका मोड है ना वो लेस देन 1 होना चाहिए, वाई की वैल्यू भी लेस देन 1। तो हमने सिंपल क्या किया, 1 - y² को डिवाइड कर दिया, 1 - x² एज इट इज पड़ा हुआ था, dx को मल्टीप्लाई कर दिया। ये साइन इनवर्स y का फॉर्मूला है, ये साइन इनवर्स x का फॉर्मूला है। सिंपल हमारा यहाँ क्वेश्चन सॉल्व हो गया। अच्छा, अब वो कहते हैं अगर आपकी ये वैल्यू ग्रेटर देन 1 हो जाती है, ठीक है, अगर ये वैल्यू ग्रेटर देन 1 हो जाती है, क्योंकि मैंने आपको बताया कम्प्लेक्स नहीं आंसर होना चाहिए, तो हम इसे y² - 1 ओवर x² - 1 लिखेंगे। हम इसको x 1 - x² नहीं लिख सकते, हम इसको x² - 1 लिखेंगे। जब ऐसा करेंगे तो हम इसको अगेन डिवाइड करेंगे y² - 1। अब पहले तो ये सिंपल फॉर्मूले थे, ठीक है, इसके थे साइन इनवर्स के, लेकिन जब हम y² में से 1 माइनस करते हैं तो ये हाइपरबोलिक के फॉर्मूलाज बन जाते हैं, तो ये कॉस हाइपरबोलिक इनवर्स y कॉस हाइपरबोलिक इनवर्स x इक्वल्स टू p, ये आपका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 छोटा सा है, आसान सा है, e रेज टू पावर x प्लस 1 इंटू वाई, ई रेज टू पावर x प्लस 1 एक्स्ट्रा, इसको डिवाइड कर देंगे, y प्लस 1 एक्स्ट्रा, इसको डिवाइड कर देंगे। एक्सपोनेंशियल का डेरिवेटिव एक्सपोनेंशियल ही होता है, 1 का डेरिवेटिव 0 होता है, तो ये आपके पास लॉग में आ जाएगा, y+1 ओवर y, अगेन ये आपके पास इम्प्रॉपर है। ठीक है, ये जो है ये क्या है, इम्प्रॉपर है। तो मैंने आपको बताया था जब इम्प्रॉपर होता है तो जो नीचे टर्म ऐड हो रही होती है उसको आप सब्ट्रैक्ट भी कर सकते हैं और उसको आप ऐड भी कर सकते हैं। तो इसी तरह से उसने +1 किया, -1 किया, y+1 एक टर्म बना दी है, साथ में माइनस है, तो y+1 ओवर y+1 1 बन जाएगा, और ये आपके पास 1 ओवर y+1 आ जाएगा। 1 की इंटीग्रेशन y और y+1 की इंटीग्रेशन log y+1, क्योंकि y का डेरिवेटिव 1 होता है और 1 का डेरिवेटिव 0 होता है। अगर आप ये ऐसे नहीं करना चाहते, ठीक है, इधर से आप इस टर्म को लेंगे और आप इस पे क्वोशिएंट रिमाइंडर थ्योरम लगाएंगे, y को अंदर रखेंगे, y+1 से डिवाइड करेंगे। जब आप इसे ऐसे डिवाइड करेंगे तो सॉरी यहाँ पे आएगा 1, क्योंकि 1 से मल्टीप्लाई करते हैं तो अगेन y आता है, और ये आपके पास आ गया +1, साइन चेंज कर देंगे, ये नेगेटिव साइन हो जाएगा, ये नेगेटिव साइन हो जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगी, और यहाँ क्या बचा, -1। तो पहले हम ऊपर वाली टर्म लिखते हैं, ये 1 आ जाएगा, फिर हम अपनी नीचे वाली टर्म लिखते हैं, -1 आ जाएगा, और फिर हम अपना डिवाइजर लिखते हैं, तो ये y+1 आ जाएगा। आपको जिस मेथड से पसंद है आप वो मेथड कर सकते हैं, मेरी तरफ से कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है।